नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। आज मैं बात करूँगा उन लोगों के बारे में जिन्होंने किसी भी नगर में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जहाँ महायोजनाएँ बन रही हैं, तो पुरानी महायोजना से बढ़ा के जो नया विस्तारित क्षेत्र 2031 की महायोजना में शामिल किया गया है, उन क्षेत्रों में जिन लोगों ने कोई प्लॉट खरीद लिया है, जहां अवैध प्लॉटिंग हो रही है उनमें से जिनका लेआउट पास नहीं है, या कोई मकान खरीद लिया है, या उन बिल्डर्स के बारे में भी बात कर रहा हूं इस वीडियो में जो इस तरह की प्लॉटिंग के काम में लगे हुए हैं। जो कोई भी खेत खरीद लेते हैं किसानों से, या जिसका कोई लैंड यूज अभी निर्धारित नहीं है, विस्तारित महायोजना के क्षेत्र में ऐसी जमीनें खरीद के जहां प्लॉटिंग कर रहे हैं, और जो लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, उन दोनों के बारे में विस्तार से इसमें बात करूंगा कि उनकी इस प्लॉटिंग का या जो खरीदने वाले हैं उनके इस लिए हुई प्रॉपर्टी का क्या भविष्य है, क्या ये कभी नियमित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नियमों में इसके संबंध में क्या उल्लेख किया गया है, या सरकार इसके बारे में क्या जवाब आपको दे रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये भी शामिल करूंगा कि हमारे एक व्यूअर थे जो बहुत दिनों से ये पूछ रहे थे कि सर, इस क्षेत्र में जो कॉलोनियां हैं, जो प्लॉटिंग हो रही है, जो कोई आदमी खरीद रहा है या जो बिल्डर यहाँ प्लॉटिंग कर रहा है, क्या कभी भी उनकी कॉलोनी नियमित नहीं हो पाएगी। आज की स्थिति में सरकार के क्या नियम हैं। तो मैंने कई बार उनको बताया कि आज की स्थिति में सरकार इनको नियमित करने की स्थिति में नहीं है, कारण भी उनको बताया। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप ऐसा करिए कि IGRS के माध्यम से गवर्नमेंट से पूछ लीजिए, अपनी पूरी डिटेल बताकर कि ये मेरी स्थिति है। तो इसका क्या उत्तर वो सरकार देती है वो आप हमें बताइएगा। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने IGRS के माध्यम से सरकार से पूछा कि जो विस्तारित क्षेत्र में, महायोजना के बढ़े हुए क्षेत्र में प्लॉटिंग की जा रही है, वो एक बिल्डर भी थे और कुछ जो बिल्डर्स के इस तरह की गई प्लॉटिंग के अंदर प्लॉट खरीद रहे थे, उनमें से भी कुछ लोग उनके साथ थे। तो जब उन्होंने सरकार से IGRS के माध्यम से पूछा कि इसका क्या होने वाला है, क्या मेरी कॉलोनी कभी नियमित हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो सरकार ने जो जवाब दिया उनको, उनके IGRS का, वो जवाब भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा इस वीडियो में, और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न भी आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या पूछा था और सरकार ने उसके बदले क्या जवाब दिया। जो सरकार ने जवाब दिया, यही जवाब मैंने उनको भी दिया था, लेकिन उनको लग रहा था कि हो सकता है कुछ इसमें सुधार हो जाए, सरकार कुछ और बताए, मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ। तो अब उनकी जिज्ञासा शांत हो गई है। इसी क्रम में मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि आखिर इन कॉलोनियों का क्या असर है, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में ये बताता रहता हूँ कि कोई भी अवैध प्लॉटिंग जहाँ हो रही है वो बिल्डर सावधान हो जाएं, अवैध प्लॉटिंग ना करें, क्योंकि इस समय सरकार बहुत सख्त है और ऐसी किसी भी अवैध प्लॉटिंग के अंतर्गत जो भी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं या खरीदने वाले खरीद रहे हैं, वे सारी असुरक्षित हैं, नियमित नहीं हो सकती हैं, और उनका ध्वस्त किया जाना नियमानुकूल है। आज की परिस्थितियों में तोड़े जाने की संभावना अधिक है, और अगर नहीं भी तोड़ी जाती किसी कारण से, तो वो अवैध निर्माण की श्रेणी में ही रहेंगी, उनका स्टेटस अवैध कॉलोनी या अवैध निर्माण का ही होगा। और मैं इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसे सवाल भी आपके माध्यम से सरकार से पूछूंगा कि आखिर इस तरह के विकास या शहरी विकास का क्या मतलब है, जहां आप रोक भी नहीं पा रहे हैं कॉलोनियों के अनधिकृत विकास को, और उनको नियमित भी नहीं कर पा रहे हैं, सरकार के लिए सवाल है। तो इस तरह की गवर्नेंस का, इस तरह की सरकार का अर्बन प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से कितना महत्व है, ये आप स्वयं तय करें। कुछ सवाल मैं आपको सरकार के लिए छोड़ के जाऊंगा वीडियो के अंत में, वो आप सुनिएगा। और उसके बाद अगर हमारे माननीय जनप्रतिनिधि या आप लोग जो दर्शक हैं, एक किसी माध्यम से, फोरम से सरकार से वही सवाल पूछेंगे, तो हो सकता है नियमों में कुछ सुधार किया जाए, कुछ एक्ट में ऐसे संशोधन किए जाएं जिससे इस तरह की अनधिकृत कॉलोनियां बाहरी क्षेत्रों में विकसित ना होने पाएं, और अगर हो गई हैं तो वो किसी तरह नियमित हो जाएं। मैं आपके साथ हूं, और इसी प्रक्रिया के लिए ये वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं जो जनहित से संबंधित होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि उन्होंने IGRS के माध्यम से कौन कौन से सवाल पूछे थे। पहला सवाल है, महोदय कृपया यह स्पष्ट करने का कष्ट करें कि वर्तमान में यदि कोई कॉलोनी
महायोजना के नोटिफाइड एरिया में विकसित हो चुकी है, जहां नोटिफिकेशन के पश्चात मास्टर प्लान प्रभावी न होने के कारण तथा भूपयोग निर्धारण के अभाव में उक्त कॉलोनी का विकास किया जा चुका हो एवं जिसमें लोग रह भी रहे हों एवं उक्त क्षेत्र का भूपयोग नई महायोजना में आवासीय ही प्रस्तावित किया गया हो, ऐसी कॉलोनियों को वर्तमान में किस नीति अथवा बायलॉज के अंतर्गत रेगुलराइज किया जा सकता है अथवा नहीं, कृपया मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। अब मैं दूसरा सवाल आपको बताता हूं कि दूसरा सवाल उन्होंने IGRS के माध्यम से क्या किया था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। महोदय, निवेदन है कि आपके कार्यालय द्वारा पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा को बढ़ाते हुए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कुछ गांवों को डेवलपमेंट एरिया में बढ़ा दिया गया था, परंतु उनका भूपयोग निर्धारित नहीं किया गया था। आपके द्वारा भूपयोग निर्धारित नहीं किए जाने के कारण उनमें कुछ क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों का निर्माण भी हो गया है, जो अब वर्तमान में आपके द्वारा प्रस्तावित नई महायोजना में आवासीय भूपयोग में दर्शाई गई हैं। महोदय, कृपया 1 एकड़ से अधिक के ऐसे अनधिकृत भू विभाजन को यदि कोई प्रार्थी नियमित कराना चाहता है तो कृपया यह स्पष्ट करने का कष्ट करें कि यदि किसी अनधिकृत कॉलोनी के नियमितीकरण की कार्रवाई की जाती है, जिसमें मुख्यतः पार्क की भूमि को छोड़कर अन्य समस्त मानक जैसे सड़क, नाली, बिजली आदि पूर्ण हो तथा वह कॉलोनी आवासीय भूप्रयोग पर ही विकसित की गई हो, तो उस स्थिति में उस कॉलोनी के अंदर पार्क के लिए भूमि उपलब्ध न होने की दशा में यदि कॉलोनाइजर अन्य समस्त नियमों का पालन करते हुए एवं सभी चार्जेज नियमानुसार जमा करते हुए पार्क के समतुल्य भूमि किसी अन्यत्र स्थल पर देने का प्रस्ताव रखता है, जिस भूमि का भूप्रयोग कृषि हो एवं वह उस भूमि गांव के सजरे की रोड पर स्थित हो, जिसकी दूरी उक्त कॉलोनी से लगभग 2 किलोमीटर हो तथा कॉलोनाइजर उक्त भूमि की रजिस्ट्री भी प्राधिकरण के पक्ष में करने को तैयार हो, तो क्या यह भूमि पार्क में स्वीकार कर नियमितीकरण की कार्रवाई की जा सकती है अथवा नहीं? कृपया मांगी गई जानकारी प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। दोस्तों, ये दोनों सवाल IGRS के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से सरकार से पूछे गए थे। मैं दोस्तों, जो हमारे सवाल पूछने वाले दर्शक थे, उनकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखने के दृष्टिकोण से उनका नाम और उनके मोबाइल नंबर वाला जो विवरण है वो मैं ब्लर कर दूंगा, ताकि उनकी आइडेंटिटी आपके समक्ष गोपनीय बनी रहे। और अब मैं आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इन दोनों सवालों के जवाब में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरकार की ओर से क्या उत्तर दिया इन कॉलोनियों की नियमितीकरण के संबंध में। आप अपने स्क्रीन पर देखिए। मैं इस उत्तर की वो आख्या जो आपसे संबंधित है पढ़ के सुनाता हूं, और इस डॉक्यूमेंट के भी वो तथ्य, वो सूचनाएं जो ब्लर की जाने योग्य हैं, जिससे कि किसी की आइडेंटिटी प्रभावित होगी, उनको मैं ब्लर कर दूंगा ताकि गोपनीयता बनी रहे। आप इस उत्तर को देखिए कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरकार की नज़र से इन दोनों सवालों का क्या उत्तर दिया। इसमें लिखा हुआ है, अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का बिंदुवार आख्या। कृपया संलग्न शिकायत संदर्भ संख्या, इसमें IGRS के नंबर दिए हुए हैं, दोनों IGRS किस नंबर से उन्होंने भेजी गई थी। कृपया संलग्न शिकायत संदर्भ संख्या का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण में अवगत कराना है कि शासन द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की गाइडलाइंस में 26 मई 2001 जारी की गई थी। 2 दिसंबर 2003 एवं 5 अगस्त 2008 में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की गाइडलाइंस में संशोधन भी जारी किए गए थे। गाइडलाइंस में निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हुए नियमानुसार आवेदन प्राप्त होने पर अनधिकृत कॉलोनी के नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें। इन्होंने बस 1, 2, 3 लाइनों में निपटा दिया, और इसमें यह बताया, मैं इसकी व्याख्या करता हूं कि सबसे पहले अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की गाइडलाइंस 26 मई 2001 को जारी की गई थी। उसके बाद 2 दिसंबर 2003 को जारी की गई, और इन दोनों गाइडलाइंस का संशोधन 5 अगस्त 2008 को जारी किया गया था अंतिम बार से, जिसमें कि कट ऑफ डेट शासनादेश जारी होने का दिनांक ही माना गया था, अर्थात 5 अगस्त 2008 ही कट ऑफ डेट था। तो इसमें लिखा है कि गाइडलाइंस में निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हुए निर्धारित आवेदन प्राप्त होने पर अनधिकृत कॉलोनी के नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अर्थात मतलब क्या हुआ कि गाइडलाइंस में निर्धारित
मानकों को पूर्ण करते हुए, मतलब गाइडलाइंस में ये मानक भी निर्धारित थे कि कट ऑफ डेट के बाद कोई भी कॉलोनी नहीं ली जाएगी। तो कट ऑफ डेट 5 अगस्त 2008 थी, तो 2008 के बाद कोई कॉलोनी इसमें शामिल नहीं की जा सकती गाइडलाइंस के अनुसार। सरकार ने नई कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। और उसके पहले 5 अगस्त 2008 से पहले भी मानक पूर्ण करने वाली जो कॉलोनी थी उनकी नियमितीकरण की कार्रवाई प्रगति में थी, आज भी है, लेकिन उसमें भी बस दिखावे की है। 10% भी कॉलोनियां पूरे प्रदेश में अभी तक नियमित नहीं की गई हैं। तो ऐसी गाइडलाइंस का मतलब क्या है? और भविष्य में अगर उस गाइडलाइंस के आधार पर आप अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को रोक नहीं पा रहे हैं या कोई दूसरी गाइडलाइंस उनको नियमित करने के लिए नहीं ला पा रहे हैं अभी तक, तो इस तरह की व्यवस्था का सरकार की नज़र में या पब्लिक की नज़र में या पब्लिक के उपयोग के लिए महत्व क्या है? इसका मतलब है कि शहरी नियोजन का वो भाग जो बाहरी क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनी के नियंत्रण के लिए प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, वो पूरी तरह से फेल है। कॉलोनियां अनधिकृत रूप से बसती चली जा रही हैं, हमारे अनजान जो ग्राहक हैं वो फंसते जा रहे हैं और बाद में उनकी तोड़ दी जाती हैं, जो बने हुए मकान या कॉलोनियां ध्वस्त कर दी जाती हैं, उनका पैसा फंस जाता है। तो पहले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनकी रजिस्ट्री ही ना होने पाए, ताकि ऐसे लोग ना फंसने पाए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के 59 शहरों में इस समय भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत 2031 तक के मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं और लगभग सभी नगरों में जो 2021 की पुरानी महायोजना थी उसके आगे बढ़कर सीमा बढ़ाते हुए विस्तारित क्षेत्र में भी हर नगर में कई गांव, सैकड़ों की संख्या में गांव नए शामिल किए गए हैं। तो इन विस्तारित क्षेत्रों में स्थिति क्या होती है कि सबसे पहले महायोजना में कौन कौन से गांव शामिल किए गए हैं ये नोटिफाई कर दिया जाता है और सारी पब्लिक को, सारे लोगों को, सारे विभागों को ये पता चल जाता है कि अब ये क्षेत्र विस्तार होकर आगे बढ़ने वाला है और ये नए गांव शामिल होने वाले हैं। लेकिन उस समय चूंकि नोटिफिकेशन इनिशियल स्टेज में होता है विस्तार किए जाने के लिए, वो अप्रूव नहीं होता है महायोजना, और महायोजना के अप्रूवल में 2-3 साल का या 1 साल या 1.5 साल का समय सरकार के यहाँ लग जाता है, ऐसी प्रक्रिया है। इस समयावधि के अंदर जो पहली इनिशियल स्टेज में जब महायोजना नोटिफाई की गई और जब तक अप्रूव होके वो गजट होके प्रकाशित होके पब्लिक के पास या प्राधिकरणों के पास लागू होने के लिए पहुंचती है, पब्लिश हो जाती है, उस बीच में जो 2-3 साल का समय होता है, इसमें हमारे जो बिल्डर्स हैं जिनका ध्यान इसी पर रहता है कि कैसे भी जो हमारे किसान हैं उनके साथ जमीन का एग्रीमेंट कर लिया जाए या उनकी ज़मीनें कम रेट में खरीद ली जाएं। उनको पता रहता है कि कौन सी ज़मीन में भविष्य में जो नोटिफाइड महायोजना है उसमें कौन सा लैंड यूज आ सकता है, कौन सा आने वाला है। तो इस तरह की ज़मीनें जो कम पैसे में उनको मिल सकती हैं, महायोजना के प्रस्तावित भविष्य में आने वाले लैंड यूज के अनुरूप भी वो ध्यान रखते हैं, या फिर उनको द्वारा किन किसानों को आसानी से कम रेट में पटाया जा सकता है, इस आधार पर भी वो जमीनों का सौदा करते हैं, या उसकी लोकेशन के हिसाब से कहाँ में अच्छे रेट में जमीन बेचने का मौका मिल सकता है और उन जमीनों को खरीद लेते हैं या एग्रीमेंट टू सेल अपने पास कर लेते हैं। और उस एग्रीमेंट के आधार पर जो हमारे भोले भाले खरीदार हैं जो कम पैसे में जमीन लेना चाहते हैं उनको वो बेच देते हैं, और उनसे जब सवाल किया जाता है कि इसका नक्शा पास हो जाएगा तो उसका उत्तर वो गोलमोल देते हैं या कुछ भी देते हैं कि यहाँ तो अभी महायोजना आई नहीं है, ये तो जिला पंचायत का क्षेत्र है, यहाँ तो नक्शा पास करने की जरूरत नहीं है, जब आएगी तब तक आप बना लोगे, कुछ नहीं होगा, ये नगर निगम के सीमा के अंतर्गत है। इस तरह की बातें बनाकर उनको वो प्लॉट बेच देते हैं और जो खरीदने वाले हैं वो फंस जाते हैं। बाद में जब महायोजना आ जाती है तब प्राधिकरण उनके नक्शे पास करता है या अवैध कॉलोनी होती तो तोड़ने की बात करता है। तो होता क्या कि जिला पंचायत उस समय ये कहता है कि अभी महायोजना लागू नहीं है, तो कुछ जिला पंचायतें ऐसी हैं जो उस क्षेत्र में भी नक्शे पास करती रहती हैं और प्राधिकरण वहाँ पास नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये महायोजना सिर्फ इनिशियल स्टेज पे नोटिफाई हुई है और अभी स्वीकृत नहीं हुए। तो इनिशियल नोटिफिकेशन के बाद और स्वीकृत होने के बीच का जो समय है बहुत क्रिटिकल होता है। इस समय में ही इस विस्तारित क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का बहुत तेजी से विकास होता है, जिसमें लाखों लोग फंस जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताता हूं कि इस तरह की कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में अभी तक क्या प्रक्रिया शासन की है, कौन से शासनादेश के अंतर्गत इन कॉलोनी को नियमित किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इसके संबंध में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की गाइडलाइंस संशोधन दिनांक 5 अगस्त 2008 को निर्गत किया गया था अंतिम बार, जिसका जो शासनादेश संख्या है वो 3805/8-3-2001-194 काम/2001 दिनांक 5 अगस्त 2008 है। इस शासनादेश में ये उल्लेख किया गया है
कि कट ऑफ डेट के बाद कोई भी कॉलोनी नियमित नहीं की जाएगी और कट ऑफ डेट वही मानी जाएगी जो इस शासनादेश के निर्गत होने की दिनांक है, अर्थात दिनांक 5 अगस्त 2008 ही वो कट ऑफ डेट है जिसके बाद जो कॉलोनी विकसित की गई उनका नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है। और उस शासनादेश में ये भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे शासन के द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को कि कोई भी अनधिकृत कॉलोनी विकसित ना होने पाए और इस दिनांक तक, कट ऑफ डेट की जो दिनांक थी 5 अगस्त 2008, इस दिनांक तक जो भी कॉलोनियां अनधिकृत रूप से विकसित हो गई हैं और पात्रता की मानक पूरी करती हैं, पात्रता के मानक भी उस शासनादेश में लिए हुए थे, उन पात्र कॉलोनियों का सर्वेक्षण करा लिया जाए, स्थलीय उनके अनुसार लेआउट तैयार कर लिया जाए और एक समिति के माध्यम से उनका परीक्षण करा लिया जाए। अगर वो कॉलोनियां उस शासनादेश में उल्लिखित मानकों को पूरा करती हैं और स्वीकृत या नियमित किए जाने योग्य हैं तो वो समिति उसका अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखेगी और प्राधिकरण बोर्ड अगर उचित समझता है तो उनकी समिति की जो अनुशंसा है उसके आधार पर उन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। और इस तरह उस कट ऑफ डेट के पहले की पात्र कॉलोनियों को नियमित करने की व्यवस्था उसमें की गई थी और उस शासनादेश में ये उल्लेख भी किया गया था कि इस कट ऑफ डेट के बाद कोई भी कॉलोनी नई इसमें ऐड नहीं की जाएगी और आगे कोई कॉलोनियां इस तरह की विकसित ना होने पाए, इसके लिए प्राधिकरणों की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप अपने क्षेत्र में प्रभावी नियंत्रण रखें ताकि कोई भी अनियमित या अनियोजित या अस्वीकृत या अनधिकृत कॉलोनी विकसित ना होने पाए। लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं पाया, सरकार या प्राधिकरण मिलकर भी। दोस्तों आज मौसम बहुत खराब है, जैसे आप सुन पा रहे हैं, आपके वीडियो में भी बादल के गरजने की, गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, बिजली चमक रही है, तो इस असुविधा के लिए आप मुझे माफ़ करेंगे, मुझे खेद है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था यथा समय, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपको वीडियो यथा समय पहुँचा पाऊँ और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि इस व्यवस्था का विकास प्राधिकरण पालन नहीं कर पाएगी और अनधिकृत कॉलोनियां विकसित न होने पाए। इसी का परिणाम यह कि आज सारे उन नगरों में जहां पर कि 2031 तक की महायोजना बनाई जा रही है या जहां पर जैसे लखनऊ है, अयोध्या है, जहां पर प्रकाशित हो गई है 2031 तक की महायोजना और 2041 तक के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, ऐसे समस्त महायोजना के विस्तारित क्षेत्र में जो भी अनधिकृत कॉलोनियां बन गई हैं उन कॉलोनियों पर अब कोई नियमितीकरण की कार्रवाई आज तक नहीं हो सकती है, क्योंकि शासनादेश में या उस जो गाइडलाइंस कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में आई थी वो अंतिम बार 5 अगस्त 2008 को आई थी। उस गाइडलाइंस के अनुसार कट ऑफ डेट निर्धारित थी कि इस शासनादेश के जारी होने के दिनांक को ही कट ऑफ डेट माना जाएगा। तो 5 अगस्त 2008 के बाद कोई कॉलोनी नियमित करने की व्यवस्था इस समय नहीं है, इसलिए सारी कॉलोनियां नियमित नहीं हो सकती हैं। और मैं बार बार अपने हर वीडियो में ये अनुरोध करता रहता हूँ कोई भी ऐसी जगह प्लॉट ना खरीदें जो प्लॉट हमारे खरीदने वाले मित्र हैं, या कोई भी बिल्डर ऐसी जगह कॉलोनियों का विकास ना करे जिनका लेआउट स्वीकृत नहीं है, क्योंकि ये किसी तरह नियमित नहीं हो सकती। चाहे भले ही प्रस्तावित महायोजना में उसका लैंड यूज आवासीय ही क्यों ना हो और चाहे भले ही उन कॉलोनियों में जो मानक हैं वो पूरे करके ही निर्माण किया है, विकास किया गया हो, तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि कट ऑफ डेट पहले से ही निर्धारित है। उसके बाद किसी भी कॉलोनी को नियमित किए जाने की कोई व्यवस्था वर्तमान समय में प्रभावी नहीं है। तो अब मैं आपके लिए वो 4 सवाल 5 सवाल छोड़ के जा रहा हूं जो आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या स्वयं सरकार से पूछ सकते हैं, या आप अपने दिल से अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या इस व्यवस्था में एक जो नियोजित विकास है शहरों का वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, या इसी तरह अनधिकृत कॉलोनियों के शहरों में रहने का ही एक रास्ता बचा है या कोई और रास्ता है। आज की परिस्थितियों में जब तक कि सरकार कोई गाइडलाइंस इन कॉलोनियों के नियमित होने के लिए या आगे इस तरह की अनधिकृत कॉलोनियां ना विकसित हो, इसके लिए कोई गाइडलाइंस जारी नहीं करती है और उसका पालन भी सख्ती से नहीं किया जाता है, तब तक ये संभव नहीं है। इसी तरह अवैध कॉलोनियां विकसित होती रहेंगी और हमारे जो कम पैसे में मकान प्राप्त करने का लालच या प्लॉट प्राप्त करने के लालच के जो लोग हैं, जो ये समझ नहीं पाते हैं, जिनको जो बिल्डर्स हैं वो अपनी बातों में फंसा लेते हैं, बेचने के लिए कुछ भी कहने को तैयार रहते हैं, वो फंस जाते हैं, उनके लाखों रुपए डूब जाते हैं और अंत में उनकी कॉलोनी या मकान को तोड़ दिया जाता है। आप पेपर में देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में रोज हजारों मकान तोड़े जा रहे हैं इस व्यवस्था के अनुसार। तो मेरा आपसे निवेदन है कि नीचे दिए गए जो मैं आप बोलने वाला हूं उन 4-5 सवालों को ध्यान से समझिए और सरकार के सामने रखिए कि नियमों में परिवर्तन करें ताकि ये कॉलोनियां नियमित हो सकें और भविष्य में इस तरह की अनधिकृत कॉलोनियों का विकास ना होने पाए। चलिए मैं बताता हूं कौन कौन से सवाल हैं।
ऐसे विस्तारित क्षेत्र जो अब नई महायोजनाओं में आगे बढ़ाए गए हैं, जो नए गांव जोड़े गए हैं, ऐसे क्षेत्रों में जिला पंचायत नक्शा पास कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि अभी प्राधिकरण नहीं आया है, उनके पास धन की कमी रहती है, पैसा उनके यहाँ जमा होता है, इस लालच में भी कर देते हैं, या वहाँ उनका अपना व्यक्तिगत कोई लालच रहता होगा जिसकी वजह से वहाँ के अधिकारी कर देते हैं, और प्राधिकरण वहाँ करता नहीं है क्योंकि अभी पब्लिश नहीं हुआ है महायोजना का जो मानचित्र है स्वीकृत हो गए शासन से। तो इस तरह या तो जिला पंचायत के स्वीकृत नक्शे हैं तो वो प्राधिकरण के अंदर, जब वो सीमाओं के अंदर जो गांव है वो आ जाते हैं, तो प्राधिकरण जिला पंचायत के स्वीकृत किए हुए नक्शों को उस अवधि में जो स्वीकृत किए गए उनको मान्यता प्रदान नहीं करता है, या लोग इस बीच का, इस समय का लाभ उठा के ना तो जिला पंचायत जाते हैं और ना विकास प्राधिकरण जाते हैं, और अनधिकृत कॉलोनियों का विकास जानबूझ के करते रहते हैं, और हमारे जो बायर्स हैं वो उसमें फंसते रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जब तक महायोजना का विस्तारित क्षेत्र स्वीकृत होकर महायोजना पब्लिश नहीं हो जाती है, तो उस समयावधि के अंदर जब महायोजना का नोटिफिकेशन प्राइमरी स्टेज में हुआ है और अंतिम रूप से पब्लिश होकर जब तक वो प्राधिकरणों में कार्य योजना लागू करने के लिए तैयार होकर पब्लिश होकर नहीं आई है, उस समयावधि के अंदर रेवेन्यू विभाग, राजस्व विभाग या सरकार उन अनधिकृत कॉलोनियों के प्लॉटों की रजिस्ट्री पर रोक क्यों नहीं लगाती है? ऐसी क्या समस्या आ रही है? उसकी छानबीन करके या प्राधिकरण से एनओसी लेके ही उनकी, या जिला पंचायत से या कोई अलग से व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं करती है कि उन विस्तारित क्षेत्रों में किसी भी प्लॉट की या मकान की रजिस्ट्री तब तक नहीं होगी जब तक जिला पंचायत से या प्राधिकरण से या अलग से कोई व्यवस्था की जाए, उस व्यवस्था की गई बॉडी से एनओसी प्राप्त नहीं हो जाएगी कि अनधिकृत कॉलोनी की श्रेणी में नहीं आता है। सवाल नंबर 1 ये है कि वहां रजिस्ट्री पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है? अगर रजिस्ट्री पर रोक लग जाएगी तभी अनधिकृत कॉलोनी का विकास ऐसे क्षेत्रों में रोका जा सकता है। मैं अपने कई वीडियोज में ये बात बता चुका हूँ, आप चाहें तो सरकार से ये सवाल पूछ सकते हैं। नंबर 2, जो हमने अभी बताया था कि नियमितीकरण की डेट 5 अगस्त 2008 है, जो अवैध कॉलोनियां नियमित किए जाने के लिए शासनादेश या गाइडलाइंस जारी की गई थी, तो नियमितीकरण की कट ऑफ डेट 5 अगस्त 2008 है। तो उसके बाद कॉलोनियां कैसे विकसित हो गई, उसमें यह भी लिखा था कि आगे जो कॉलोनियां अगर अनधिकृत विकसित होती हैं तो उनके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उन पर क्या कार्रवाई की गई और नहीं कार्रवाई की गई, तो इस शासनादेश का या इस गाइडलाइंस का मतलब क्या रहेगा? सरकार अगर उसका पालन नहीं करवा सकती है तो ऐसे शासनादेश का क्या उपयोग रह गया है? तो नियमितीकरण की कट ऑफ डेट 5 अगस्त 2008 के बाद जो कॉलोनियां विकसित हो गई हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल ये है। तीसरा सवाल ये है कि कट ऑफ डेट 5 अगस्त 2008 से पहले की समस्त पात्र कॉलोनियों की अभी तक नियमित क्यों नहीं किया गया है, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? मतलब उस कट ऑफ डेट का जो शासनादेश निर्गत हुआ था 5 अगस्त 2008 को, उसके पहले उस शासनादेश में यह व्यवस्था थी कि उसके पहले जो कॉलोनियां पात्रता की श्रेणी में आ गई हैं, जिनका सर्वेक्षण हो गया है, समिति ने उनका अनुमोदन कर दिया, उसके बाद भी अभी तक अधिकांश कॉलोनियां ऐसी हैं जो पात्र हैं उस गाइडलाइंस के अनुसार, लेकिन उनका नियमितीकरण अभी तक नहीं किया गया है। तो ऐसी कॉलोनियां अभी तक नियमित क्यों नहीं की गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर वो जो भूस्वामी हैं जिन्होंने प्लॉट खरीद लिए हैं और कॉलोनी नियमित होने की पात्रता के अंदर है, वो अभी तक क्यों सफर कर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल भी आप पूछ सकते हैं। और अंतिम सवाल आप ये भी पूछ सकते हैं कि कट ऑफ डेट के बाद जो कॉलोनियां विकसित हो गई हैं उनके नियमितीकरण की पॉलिसी भविष्य के लिए या आज की डेट के लिए क्यों नहीं बनाई जा रही है? सरकार क्यों नहीं बना रही है? जो कट ऑफ डेट के बाद कॉलोनियां अनधिकृत रूप से विकसित हो गई हैं, अनधिकृत कॉलोनियां या अनियोजित कॉलोनियां बनती जा रही हैं, उनके नियमितीकरण की सरकार के पास क्या व्यवस्था है? अभी तक कोई उसके लिए गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। तो अभी तक वो कॉलोनियां कैसे नियमित होंगी, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से आप ये भी पूछ सकते हैं कि अब कोई गाइडलाइंस आएगी या नहीं आएगी, या आएगी तो कब आएगी, उसकी क्या व्यवस्था की जा रही है? कट ऑफ डेट के बाद जो कॉलोनियां विकसित हो गई हैं उनके नियमितीकरण की पॉलिसी अभी तक क्यों नहीं आई है, या आएगी कि नहीं आएगी? ये कॉलोनियां क्या अनधिकृत ही रहेंगी, या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी जिससे अनधिकृत कॉलोनी का विकास ना हो पाए? तो दोस्तों, आप सरकार से सवाल पूछिएगा। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।